वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, अगर आप एक जायजा लें तो यकीनन आप भारत की एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी टाटा से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। जैसा कि अगर आपने सफर करना हो तो टाटा मोटर्स मौजूद है। अगर हवाई सफर करना हो तो विस्तारा एयरलाइन दस्तयाब है, जिसका नाम अब एयर इंडिया है। अगर आपने किसी होटल में स्टे करना है तो ताज होटल भी टाटा के हैं। कपड़ों का ब्रांड वेस्ट साइड हो या तनिष्क ज्वेलरी, चाय पीनी हो, यहाँ तक के खानों में जो नमक डाला जाता है वो सॉल्ट भी टाटा कंपनी का है। इसके अलावा भी उनके बेशुमार बिजनेस हैं, जैसे के टाटा स्टील मिल, कॉटन फैक्ट्री, टीसीएस सर्विसेज वगैरह। दोस्तों, बात करेंगे सर रतन जी टाटा की कि उनके क्या डिसीजन थे या उनकी क्या लेगेसी थी जिस वजह से टाटा ग्रुप ने इतनी तरक्की की और इतनी कामयाबियां हासिल की, और रतन टाटा का इसमें क्या किरदार रहा। इस पे बात करने से पहले आपको बताते चले कि इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर रातों रात नहीं खड़ी हुई, बल्कि इसको बिजनेस की दुनिया में कदम जमाने में 200 साल का तवील अरसा लगा है और कई लोगों की अनथक मेहनत शामिल है। दोस्तों, शुरुआत होती है 1822 से। गुजरात में एक पारसी फैमिली में एक लड़के की पैदाइश हुई जिसका नाम रखा गया नौशेरवान। नौशेरवान जब बड़े हुए तो उनका एक मकसद बन गया था कि वो बिजनेस में कुछ बड़ा काम करें। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो अपनी बीवी बच्चे के साथ गांव छोड़कर बम्बई शिफ्ट हो गए और कॉटन ट्रेड के बिजनेस से मुतासिर हुए और बहुत कामयाबी के साथ कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चलाने लगे। उनके बेटे जमशेद जी ने आला तालीम हासिल की। नौशेरवान ने अपने बिजनेस में अपने बेटे जमशेद जी को शामिल करते हुए उन्हें हांगकांग भेजा। जमशेद जी 20 साल के थे, वो अपने बीवी बच्चे के साथ हांगकांग चले गए। दोस्तों, उस जमाने में कम उम्र लड़कियों और कम उम्र लड़कों की शादी हो जाया करती थी। जमशेद जी ने वहां पर जाकर अपना ऑफिस खोला और बिजनेस शुरू किया। अपनी 65 साल की जिंदगी में जमशेद जी ने 3 बड़े आजमों में काम किए। इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल्स खोली, इनके मालिक बन गए। इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री बनाई। इंडिया का पहला 5 स्टार होटल ताजमहल बनाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली भी थी और इसमें जो बावर्ची खाना बनाते थे वो अंग्रेज शेफ थे। जमशेद जी ने अपने मजदूरों के लिए कई फायदेमंद पॉलिसियां तरतीब दी, जिनमें इंश्योरेंस स्कीम के अलावा मुख्तलिफ डेज रखे, जैसे कि फैमिली डे, स्पोर्ट्स डे, ताकि इनके लेबर्स भी जिंदगी के हर पहलू से लुत्फ अंदोज हो सके। और लेबर्स के रिटायर होने के बाद भी उनके लिए पेंशन की सहूलत रखी। साल 1861 में अमेरिकन सिविल वार शुरू हुई। दोस्तों, इंग्लैंड ऐसा मुल्क था जो ज्यादातर कॉटन रॉ मटेरियल को अमेरिका से इम्पोर्ट किया करता था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से सप्लाई बंद हो चुकी थी, तो उसने इंडिया से कॉटन लेना शुरू की। और जमशेद जी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए कपास का रेट डबल कर दिया और इस दौरान लंदन भी चले गए। वहां पर जाकर अपना ऑफिस खोला और खूब प्रॉफिट कमाया जब तक सिविल वॉर खत्म नहीं हुई। जमशेद जी मजीद बिजनेस खोलना चाहते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टील मिल और 5 स्टार होटल्स, मगर वो अपनी जिंदगी में सिर्फ होटल बना सके। 1904 में जमशेद जी के इंतकाल के बाद इनके बेटे दोराब जी टाटा ने इनके ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया। साल 1910 तक स्टील प्लांट बन चुका था और स्टील प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी थी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई तो ब्रिटिश एम्पायर को जरूरत पड़ी स्टील की। उन दिनों टाटा भारत का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर था। टाटा स्टील से टैंक, हथियार और रेलवे ट्रैक बनाए गए। यहाँ पर एक बरतानवी सियासतदान का कहना था कि टाटा स्टील सेव अस, यानी टाटा स्टील ने हमें बचा लिया, क्योंकि उनके लोहे की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम भी गिरते तो टैंक पर असर नहीं पड़ता था। दोहराब जी टाटा ने कंपनी को संभाला सन 1938 तक। उनके बाद उनके एक कजन जहांगीर टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिन्हें JRD के नाम से जाना जाता है। जहांगीर टाटा एक पायलट भी थे और उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की शुरुआत की थी और कराची से हवाई जहाज को खुद उड़ा कर लाए थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसियां बनाई, जिसमें उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसेस, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां, मिल्स को नेशनलाइज कर दिया। वैसे तो ये फैसला पॉजिटिव था, मगर टाटा ग्रुप का इस फैसले से दिल टूट गया। बाद में नेहरू साहब ने जहांगीर टाटा को ऑफर दी कि एयर इंडिया को संभाले और आकर के इसे लीड करें, जिसे उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। जमशेद जी ने अपने कारोबार को कई सेक्टर्स में बढ़ाते हुए साल 1945 में टाटा मोटर्स बनाई। 1968 में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत की। उन्होंने और भी कई शुरुआत की, जिनमें कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। जहांगीर टाटा 52 साल तक कंपनी के चेयरमैन रहे। इनके बाद जमशेद जी के पोते रतन टाटा को बुलाया गया कि टाटा ग्रुप के मातहत एक कंपनी नेल्को जो रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो खसारे में जा रही थी। इसे रतन टाटा के हवाले कर दिया गया ताकि ये नेल्को को वापस ट्रैक पर ले आए। वैसे तो रतन टाटा सन 1962 से ही फैमिली बिजनेस पे काम कर रहे थे, मगर साल 1970 में नेल्को इनके हवाले की गई, जिसे रतन टाटा ने सिर्फ 3 साल के अंदर ही ठीक कर दिया।
और नेल्को का मार्केट शेयर 2% से वापस 20% तक आ गया। रतन टाटा की काबिलियत को देखते हुए सीनियर मैनेजमेंट ने उन्हें साल 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। दोस्तों यहाँ आपसे रतन जी टाटा का थोड़ा सा तारुफ करवाते चले। रतन जी टाटा पैदा हुए 28 दिसंबर सन 1937 को बम्बई में। इनके वालिद का नाम नोएल टाटा और इनकी माँ का नाम था सोनी टाटा। इनके एक भाई हैं जिनका नाम है जिमी टाटा और इनके एक सौतेले भाई हैं जिनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने 25 साल की उम्र में अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। अमेरिका के लॉस एंजलिस की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। रतन टाटा केवल 10 साल के थे कि इनके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई थी और इनकी परवरिश की इनकी दादी नवाज बाई ने। रतन टाटा अमेरिका में थे कि इनको इनकी दादी ने बुलाया कि वापस आए और अपना फैमिली बिजनेस संभालें। सन 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर की स्टील मिल को एज ए एम्प्लॉयर ज्वाइन किया। मजदूरों के साथ बैठते, सोते, उठते और उनकी तरह लाइन में लगकर खाना लेते, कैफेटेरिया में लंच करते। काफी अर्सा ट्रेनिंग लेते रहे कि मशीनरी से लेकर लेबर्स तक को कैसे मैनेज और हैंडल किया जाता है, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने क्या क्या इकदामात किए और क्या क्या फैसले किए, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ नाम टाटा होने से आपको कामयाबी की गारंटी नहीं मिलनी थी। इसके लिए रतन टाटा ने खुद को प्रूव किया कि असल विजन क्या होता है और बिजनेस माइंड क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने सब कंपनियों को इकट्ठा करके सेंट्रलाइज किया। बहुत सी कंपनियां अपनी मर्जी चला रही थी क्योंकि उन पर कोई ज्वाइंट अथॉरिटी नहीं थी और जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पे था वहां उन्होंने फोकस फॉरेन मार्केट पे किया। और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू बाहर के मुल्कों से आता है। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो टाटा ग्रुप का रेवेन्यू था 14,000 करोड़ रुपए और मार्केट कलेक्शन था 30,000 करोड़ रुपए। और जब रतन टाटा रिटायर हुए तो कंपनी की सेल थी 5.25 लाख करोड़ रुपए और आज टाटा ग्रुप की सेल है 25 लाख करोड़ रुपए। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त 95 कंपनियां काम कर रही थी। दोस्तों ये बात भी काबिल जिक्र है कि कभी ब्रिटिश यहाँ पे डोमिनेट था। आज भारत में टाटा ग्रुप ने कई गैर मुल्की ब्रांड खरीद कर इन पर गलबा हासिल किया है, जिसमें इंग्लैंड की चाय की कंपनी टेटली को उन्होंने 12 बिलियन डॉलर्स में खरीदा। यूरोप में स्टील की कोरस कंपनी खरीदी। यूके की जैगवर और लैंड रोवर कंपनी भी खरीद डाली। दोस्तों रतन टाटा ओवरऑल बहुत ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन थे। बहुत सारे लोग उनके एक आध नाकाम बिजनेस की बात करते हैं। दोस्तों इस बारे में बात करते हैं कि उसकी कहानी क्या है और वो बिजनेस नाकाम क्यों हुआ। उसकी एक वजह थी। हुआ कुछ यूं कि एक बार रतन टाटा ने एक फैमिली को मोटरसाइकिल पर फंस कर बैठे हुए देखा तो उन्होंने एक कार लॉन्च की जिसका नाम था टाटा नैनो कार, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। अगरचे ये लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत अच्छी ऑफर थी, मगर इस बिजनेस के नाकाम होने की वजह ये रही कि इसकी मार्केटिंग बहुत खराब थी, जिस वजह से ये बिजनेस नाकाम हुआ। रतन टाटा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ एक हम्बल, डिसेंट और हमदर्द इंसान थे। अपने कद काट की तरह वो बिजनेस को भी ऊंचाइयों तक ले गए। दोस्तों अब आपके जहनों में ये सवाल जरूर होगा कि इतने अमीर बिजनेसमैन और बहुत ज्यादा डोनेशन देने वाले कामयाब तरीन इंसान सर रतन जी टाटा ने आखिर शादी क्यों नहीं की। तो आइए इस बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि जब ये अमेरिका में पढ़ रहे थे तो नौजवानी में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। इनको एक अमेरिकन लड़की शर्ली से मोहब्बत हो गई थी। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और करीब था कि ये दोनों शादी कर लेते, मगर रतन जी टाटा उन दिनों भारत आ गए और अपने फैमिली बिजनेस को संभालने में मसरूफ हो गए। तो उसी दौरान शर्ली की शादी कहीं और हो गई। इस वजह से रतन टाटा ने काफी अर्से तक शादी नहीं की। मगर एक बार फिर रतन जी टाटा को प्यार हुआ, मगर इस बार ये अंग्रेज नहीं थी बल्कि बॉलीवुड की एक अदाकारा सिमी गरवाल थी। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर किसी रीजन की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। सिमी गरवाल एक अच्छी अदाकारा थी मगर फिल्मों में वो ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। यूट्यूब पर उनका एक प्रोग्राम बहुत फेमस हुआ था जिसमें वो मुख्तलिफ फिल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज किया करती थी। रतन टाटा ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो 4 बार शादी के लिए संजीदा हुए थे, मगर हर बार किसी न किसी वजह से उनकी शादी न हो सकी, मगर उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं था। रतन जी टाटा एक बेहतरीन पायलट थे, इंसान हमदर्द थे, हत्ता के जानवरों से भी लगाव रखते थे। मगर दोस्तों ये भी सच है कि मौत एक हकीकत है, जो आया है उसने जाना है। सर रतन जी टाटा भी ढलती उम्र के इश्यूज की वजह से 9 अक्टूबर 2024 को इंतकाल कर गए। हुकूमत की जानिब से उनकी सरकारी इजाजत के साथ तदफीन की गई और एक दिन का शोक भी मनाने का ऐलान किया गया। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि टाटा ग्रुप ने आवाम की जिंदगी आसान की है और अपनी कंपनी को तरक्की दी और अपने बिजनेस को बढ़ाते चले गए। टाटा ग्रुप की ये खुशकिस्मती रही कि उसे एक से बढ़कर एक काबिल लोग मिलते रहे। दोस्तों यही वजह है कि टाटा ग्रुप आज के दिन 100 से ज्यादा कंपनियों को ओन करता है और इंडिया के मोस्ट फेमस सक्सेसफुल कंपनीज में से है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बायोग्राफी। अगर आप सर रतन जी टाटा के फैन हैं तो उनके लिए लाइक और कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी मजेदार सी बायोग्राफी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।